हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग के अंतर्गत जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपको पता है कि हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आज उसी के अंतर्गत ये एपिसोड 5 है, जिसमें कि आज हम लोग जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, जो कि जेपीएससी मेंस पेपर 5 ग्रुप ए का टॉपिक नंबर 2 है। तो उसी से हमने एक प्रश्न लिया है और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है एवं मुद्रास्फीति के प्रकार को शामिल करते हुए मुद्रास्फीति के कारण एवं प्रभावों को स्पष्ट करें। तो जैसा कि हमने हर एक प्रश्न में आपको बताया है कि अगर हमें एक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखना हो तो हमारे लिए जरूरी होता है कि प्रश्न को अच्छे से समझना है। प्रश्न को अगर हम अच्छे से समझे तो इसमें क्या क्या पहले पूछा है उसको हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इसमें पूछा गया है कि मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, उसको डिफाइन करना है। इसके बाद इन्फ्लेशन के जो टाइप्स हैं, इन्फ्लेशन के प्रकार जो हैं उसको डिफाइन करना है। अब इन्फ्लेशन के कारण क्या है, आखिर किसी देश में जो हम लोग इन्फ्लेशन देखते हैं, मुद्रास्फीति देखते हैं, आखिर उसके कारण क्या है। और इसके बाद फिर एक और इसमें पूछा गया है कि जब किसी देश में इन्फ्लेशन होता है तो आखिर उसका प्रभाव क्या होता है, किन किन वर्गों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, किन किन क्षेत्रों पर, उस अर्थव्यवस्था में क्या क्या हमें देखने को पड़ सकता है। तो उसके प्रभाव को यहां पर रेखांकित कर रहा है। तो एक प्रश्न में बहुत सारे सेगमेंट हैं। आप अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चीजों को यहां पर मेंशन करना। और बिल्कुल ये सीधा सा एग्जाम में आपके 40 अंक के प्रश्न आ सकते हैं और ये करीब आपको 800 शब्दों में यहां पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को तो यही समझना होगा कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब तो आप सभी को पता होगा और ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा देखा भी जा रहा है। जिस तरह से हर वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो एक आम अवधारणा होती है कि महंगाई बढ़ना, वस्तुओं के दाम बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। और बिल्कुल इन्फ्लेशन भी वही होता है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर हर तथ्यों को शामिल करते हुए स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग उन तथ्यों को भी शामिल करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक 2015 में अगर हम लोग 2 kg चीनी खरीदते थे, तो शुगर खरीदते थे, तो हमें उसके लिए 40 रुपीज देना पड़ता था। 2021 में यही हम लोग को 2 kg शुगर खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए हम लोग को तो पेमेंट करना पड़ रहा है 2 kg ही चीनी खरीदने के लिए 80 रुपया है। 2015 में सीधा साफ समझ गए, 40 रुपीज दे रहे थे 2 kg चीनी के लिए, और 2021 में 2 kg चीनी के लिए वही 80 रुपया देना पड़ रहा है। तो मुद्रास्फीति को डिफाइन किया गया है इसी के तर्ज पर कि मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिसमें पहला ये देखा जाता है कि जो वस्तु है उसका जो मूल्य है वो बढ़ गया हो। और बिल्कुल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी सेम है, 2 kg आज भी खरीद रहे हैं, 2 kg पहले भी खरीद रहे थे, लेकिन प्राइस जो हमें कितना पेमेंट कर रहा है, 40 के जगह 80। तो वस्तु के दाम जो है, वो प्राइस जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है। एक और अवस्था देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को समझ लेते हैं कि यही सिर्फ महंगाई है या फिर इसको इन्फ्लेशन बोलने लगते हैं। ये भी कुछ कंडीशन में इन्फ्लेशन है, लेकिन कभी कभी ये नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि क्यों हम आखिर बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन के आधार पर हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते हैं, दूसरा कंडीशन भी देखना अनिवार्य होता है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि आखिर दूसरा कंडीशन क्या है, तब जाकर हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी जो मुद्रा का मूल्य है उसमें कमी आई हो। आप यहां पर देख सकते हैं क्वांटिटी सेम है, 2 kg है, यहां पर भी क्वांटिटी सेम है, लेकिन जहां हम पहले मेरे पास जो करेंसी था
40 रुपया होता था, आज हमको उसके जगह 80 रुपया देना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मनी का वैल्यू घट रहा है या फिर बढ़ रहा है? बिल्कुल घट रहा है, क्योंकि हमें सेम चीजें खरीदने के लिए जो आज से 10 साल पहले खरीद रहे थे, आज उसी को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारी करेंसी का मूल्य जो है वो घटा है। तो ये दोनों जहां अवस्था मिलेगी, मतलब पहला कि वस्तु के दाम बड़े हो, देख रहे हैं यहां पर पहले ये 40 रुपया पर केजी आपको मिलता था, पर केजी 20 रुपया पर केजी, और यहां पर आज के डेट में ये आपको 40 रुपया पर केजी आपको मिल रहा है। तो यहां पर प्राइस बढ़ गया। और यहां पर दूसरा अवस्था ये भी देखने को मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी भी घटा है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डॉलर के मुकाबले। जहां पहले आप देखिएगा जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज हुआ करता था। आज देखिए $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज तक चला जा चुका है, 74-75 के लगभग है। तो मतलब कि दिनों दिन हमारा इंडियन रुपीज इंटरनेशनल मार्केट में इसका वैल्यू घट रहा है। और जहां पर ये दो अवस्था पाई जाती है, दो अवस्था, तभी हम लोग उसको बोलते हैं कि वो मुद्रास्फीति की अवस्था है। मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है। अभी हम बता रहे थे कि सिर्फ प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन नहीं है। इसका बेहतर एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर देखिएगा एक वस्तु है, मान लीजिए जैसे अभी कोरोना काल में ही ऑक्सीमीटर हो गया, रेमडेसिविर हो गया, तो बहुत सारे जो दवाइयां थी उनका दाम एक बैग बहुत तेजी से बढ़ गया। जहां वो 200 रुपया में जो दवाई मिलती थी उसका 2 लाख तक भी चला गया। इंजेक्शन वगैरह रेमडेसिविर अगर आपको पता होगा 4,000 40,000 से लेकर 4 लाख में बिका है। तो क्या इस अवस्था को इन्फ्लेशन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर वस्तु के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू ऑफ मनी है उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। ये कारण क्या है? तो ये कारण है अर्थव्यवस्था में या फिर देश में आई महामारी के कारण ऐसी अवस्था देखने को मिला। दूसरा कारण है काला बाजारी किया गया कि लोग इसको स्टोर करके रखें। जैसे कि कभी कभी आप सुनते होंगे प्याज के दाम एक बैग बढ़ गए, दाल के दाम बढ़ गए। तो ये क्या इन्फ्लेशन है? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का काला बाजारी है जिसका अनुचित एक तरह से फायदा उठाया जा रहा है जो इसके सेलर्स हैं। हाँ, लेकिन जो जैसा कि हमने बताया है इन्फ्लेशन इन दोनों अवस्था को ही बोलेंगे। प्राइस भी बढ़ रहा है और वैल्यू ऑफ मनी, जो हमारे इंडियन करेंसी है उसका मूल्य भी घट रहा है। तो इसी अवस्था को मुद्रास्फीति बोला जाता है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। हम ये चीजें जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पहले से नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। वही चीज आपको यहां पर भी डिफाइन किया गया है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे कि एक देश की, देखिए पहला तो ये बता दिया कि मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी और जिससे कि एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। अब बोलिएगा सर कि क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होने का क्या अर्थ है? जैसे कि यहां पर देखिए क्रय क्षमता में वृद्धि, क्रय क्षमता में जो कमी हो गई, परचेजिंग पावर में किसी देश के करेंसी में कमी दर्ज की गई। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसी एग्जांपल को, कि जैसे कि मान लीजिए 1 केजी शुगर यहां पर कितना में 20 रुपया में था और यहां पर 40 रुपया, तो क्वांटिटी सेम है 1 केजी। अगर हमें 20 रुपीज आज भी खर्चा कर रहे थे और 20 रुपीज 2021 में भी खर्चा कर रहे हैं, सीधा सा वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है। 2 केजी में 40 केजी हम लोग चीनी खरीद रहे थे और 80 रुपया। अब सीधा सा यही एग्जांपल लेते हैं तो ये 20 रुपया पर केजी हो गया। और यहां पर अगर आप 20 रुपया में अगर 2021 में चीनी खरीदना चाहें तो 1 केजी के जगह हम लोग को यहां पर मात्र 500 ग्राम मतलब हाफ केजी मिलेगा। तो हमारी परचेजिंग पावर की जो मतलब सेम करेंसी 20 रुपया आज भी, 20 रुपया 2015 में भी, तो दोनों में देखिए, लेकिन हम लोग को जो खरीदारी करने की क्षमता हो रही है वो कमी हो गई, क्योंकि यहां पर 20 रुपया में 1 केजी चीनी खरीद रहे थे, आज हम लोग 20 रुपया में 500 ग्राम हाफ केजी चीनी मिल रहा है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है। दोनों तरफ से बोलिए कि इस कंडीशन से एग्जांपल लीजिए या फिर इस कंडीशन से, दोनों तर्क सेम ही है। मतलब जो वैल्यू ऑफ मनी है यहां पर भी डिक्रीज हुआ है, और इसको अगर हम बोलें
तो हमारी क्रय क्षमता में कमी दर्ज की गई है, वही चीज को यहां पर लिखा हुआ है, होती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। इससे लोगों के बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए महंगाई बढ़ेगा तो पहले जहां लोग 20 रुपया खर्चा करते थे 1 केजी चीनी खरीदने के लिए, अगर उनको आज 1 केजी चीनी खरीदना है और तो 20 रुपया और खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर उनको चीनी 1 केजी चीनी मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि अब ये 20 रुपया कहां से आएगा, तो जो उनका बचत है या फिर उनकी अपने कमाई का स्रोत जो है बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो उनका बचत है उन्हीं में से इसको खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए देखिएगा जब मुद्रास्फीति होती है तो जो बहुत ही गरीब या फिर मध्यम परिवार के लोग होते हैं उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बचत है वो बचत पर बहुत ही विपरीत निगेटिव प्रभाव पड़ता है और उनका जो घर का व्यवस्था है या फिर अर्थव्यवस्था वो तहस नहस हो जाता है। लेकिन अगर एक समृद्ध परिवार की बात किया जाए तो उन पर उतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास अधिशेष हो गया, सरप्लस हो गया, बचत हो गया, बहुत ज्यादा होता है। तो इन्फ्लेशन का एक जो समृद्ध परिवार है, अमीर परिवार है, उन पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक गरीब परिवार और एक मध्यम वर्ग के परिवार पर असर पड़ता है। क्लियर है? तो यहां पर समझिए, चूंकि उपभोग महंगा हो जाता है और बचत स्वतः ही कम हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग को मेन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो हम बता चुके हैं, जिसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें बहुत सारे डिफिनेशंस वगैरह हैं, जैसे कि क्योंकि हम लोग को यहाँ पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में किसी मुद्रा की अर्थव्यवस्था में प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है, मतलब कि कभी कभी देखिएगा सरकार जब तेजी से इन्फ्लेशन होने लगता है तो आप पहले वाले करेंसी को चलन से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि अभी देखिएगा बहुत सारे पहले करेंसी चलती थी, 50 पैसे के सिक्के होते थे, 10 पैसे के सिक्के होते थे। अब ऐसा नहीं कि आज ये लीगल नहीं है, ये भी लीगल है, ध्यान रखिएगा। 500 1000 नोट जो पिछला बार हुआ था उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इन करेंसी को बंद कर दिया जाएगा और उसके जगह नई करेंसी लाई जाएगी, वो अलग मैटर है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि अभी भी मार्केट में चल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका उपयोग न के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता होगा 50 पैसे की करेंसी अभी भी चल रही है, ये बंद नहीं हुआ है। क्या मार्केट में ये कोई लेता है, इसका उपयोग होता है? बिल्कुल न के बराबर, नहीं के बराबर ही होता है। लेकिन अब बोलिएगा सर कि ये लीगल नहीं है, बिल्कुल ये लीगल है। हाँ, 500 वाला नोट जो बंद हुआ है, 1000 का नोट, वो लीगल नहीं है क्योंकि उसका टेन्योर खत्म हो गया, अब वो नहीं चलेगा। लेकिन 50 पैसा अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका उपयोग मार्केट में नहीं होता है। इसका कारण यही इन्फ्लेशन की वजह से है, मुद्रास्फीति के कारण है। इन्फ्लेशन किसी भी समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन लोगों के पास अधिशेष की कमी होती है, अतः उनका उपभोग प्रभावित होता है, जबकि किसी भी समाज के समृद्ध वर्ग के पास अधिशेष होता है। अधिशेष मतलब कि सरप्लस, उनके पास बचत ज्यादा होती है, बैंक में तो यहां पर तो वहां पर, सब जगह इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, पैसे लगा के रखते हैं, तो उनको कोई समस्या, हाँ एक समय ऐसा आता है कि उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ 10 सालों तक, 15 सालों तक तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बहुत तेजी से तब महंगाई बढ़ गई, अब जैसे कि कालाबाजारी टाइप का जो होने लगता है वो तो इन्फ्लेशन का ही बात नहीं है, लेकिन हाँ एक लंबे समय के बाद अगर उनकी स्थिति खराब होती है तो उन पर भी असर पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, वह इस अधिशेष का किसी भी संपत्ति के निवेश में कर इन्फ्लेशन के प्रतिकूल प्रभाव से बच सकता है। एक इनको और भी एक बेहतर उपाय होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन मान लीजिए हर साल 10% बढ़ता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए हर साल हर वस्तु के दाम जो है 10%, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी वस्तु है उसका दाम हर साल बढ़ रहा है। तो जिनके पास सरप्लस ज्यादा होता है, जो अमीर होते हैं, उन पर क्यों आखिर बोला जाता है कि उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है? क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि उनके पास मान लीजिए 10 लाख सरप्लस है, मतलब कि उनके पास पैसे हैं जिनका अपने निजी उपयोग करने के बाद, निजी उपभोग करने के बाद फिर भी उनके पास 10 लाख रुपया बच जाता है। तो क्या करते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बैंक डिपॉजिट, शेयर्स में या फिर इंश्योरेंस में, और कहीं भी लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो पैसा लगाने के बाद उनका पैसा सेफ हो जाता है और उनको हाई रिटर्निंग भी मिलता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपना 10 लाख रुपया लगाया और उसको हर साल उस पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 15% मिल रहा है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए वो 20 साल 15 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है
तो आने वाले 10 लाख का, आने वाले 10 साल 20 साल के बाद 20 लाख रुपया भी उसको मिल सकता है, 25 लाख रुपया भी मिल सकता है। LIC और बहुत सारी कंपनियां ये प्रोवाइड करती भी है। तो मतलब कि आज का 10 लाख उनका 20 साल बाद 20 लाख रुपया हो जाएगा। तो मतलब कि उनके परिवार पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दर से इन्फ्लेशन की टेंडेंसी है उसी दर से उनका पैसा भी बढ़ रहा है, तो उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। वही चीज को यहां पर बताया गया है कि इस अधिशेष को संपत्ति के रूप में निवेश कर इन्फ्लेशन के प्रतिकूल प्रभाव से बच सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मूल्य में बढ़ोतरी के कारण उपभोग महंगा होता है, वैसे वैसे निवेश किए गया पैसा, जैसे कि आप LIC में बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस पैसे पर निवेश की गई संपत्ति का मूल्य भी बढ़ते रहता है। इससे निवेश से लाभ उत्पन्न होता है और यह लाभ उपभोग पर पड़े प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव को शून्य कर देता है, उसको खत्म कर देता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के कारण ऋण देने वाले को घाटा होता है, जबकि ऋण लेने वाले लाभान्वित होते हैं। यही कारण है कि अपने लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी करती है। ब्याज दर में बढ़ोतरी करने का मतलब ये नहीं कि जो इन्वेस्ट किया उसके साथ ये हो रहा है, बल्कि ये कि बैंक जो लोन देती है ना, तो अपना वो इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ाती है। इसके अलावा इसके कारण ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, इन्फ्लेशन की जब टेंडेंसी आती है तो धीरे धीरे लोन जो होता है वो महंगा होने लगता है। अतः उपभोग और निवेश दोनों प्रभावित होते हैं और आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक समृद्धि तो आपको पता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। आर्थिक समृद्धि दो वर्षों के अंतराल में जो होने वाले भारत के GDP या जो राष्ट्रीय आय उसमें होने वाले वृद्धि को आर्थिक समृद्धि बोलते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रकों के माध्यम से निकाला जाता है। और अगर देश में उपभोग और निवेश पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो उस देश की जो आर्थिक समृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, जिसका असर आप देख भी रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो मुद्रास्फीति को डिफाइन करना था उसी पर हमने चर्चा किया है। अब यहां पर आते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार पर। मुद्रास्फीति के प्रकार किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार जो यहां पर बताए गए हैं वो दो तरह के बताए गए हैं, एक कारण के आधार पर और दूसरा दरों के आधार पर। कारण और दर के आधार पर क्या हुआ इसका मतलब? कारण के आधार पर इस आधार पर कि आखिर मुद्रास्फीति का क्या कारण है। जैसे कि कभी कभी देखते होंगे कि वस्तुओं के डिमांड बढ़ जाते हैं, तो जब डिमांड बढ़ता है तो इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो एक कारण ये हो गया कि वस्तुओं के डिमांड बढ़ गए इसीलिए प्राइस बढ़ गया। और अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर वस्तुओं के डिमांड क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया मतलब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसका इनकम 1000 रुपया था एक महीने का, 1-2 महीने के बाद उसका इनकम 10,000 रुपया हो जाता है। तो 1000 रुपया वो खर्च करता था पहले, क्योंकि 1000 ही उसका इनकम था। आज उसका 10,000 इनकम होने लगा, मतलब इनकम बढ़ गया, तो परचेजिंग पावर, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि उसके पास 9,000 रुपया अतिरिक्त पैसा आया। तो वो कहीं ना कहीं उसको तो खर्चा करेगा ही, तो 9,000 रुपया इसका परचेजिंग पावर बढ़ा दिया। तो डिमांड, वस्तुओं की डिमांड जो वो नहीं खरीदता था पहले, अब वो खरीदने लगेगा, और इससे उस वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि कारण के आधार पर। इसमें 3 कारण हम लोग देखते हैं, आगे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से 3 कारण इसमें आते हैं। दरों के आधार पर, जैसे कि मुद्रास्फीति का दर मापा जाता है। हमारे भारत में भी जो मुद्रास्फीति के दर जो मापा जाता है 2 तरह के, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर। उसकी आज चर्चा हम लोग तो उसके पर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न का डिमांड यहाँ नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दर के आधार पर। ये जैसे कि बहुत जगह आप सुनते होंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। तो ये दर के आधार पर ये मापा जाता है। वो क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे भी। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है लागत जनित या लागत प्रेरित, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये है क्या, इसको हम लोग समझते हैं।
जैसा कि अभी एग्जाम्पल हम बता रहे थे कि एक व्यक्ति का इनकम बढ़ता है, तो एक व्यक्ति का अगर इनकम बढ़ेगा, जैसे कि मोहन का इनकम यहां पर आप देख रहे हैं वो बढ़ा, इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ेगा तो उसकी परचेजिंग पावर समझ रहे हैं ना, खरीदने की क्षमता। जैसे कि आप खुद पर एग्जाम्पल लीजिए, पहले आपके पिताजी 1000 रुपये आपको देते थे एक महीना के एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, अब आपको खर्चा जो मिल रहा है 2000 रुपया मिल रहा है आपका, तो आपके आय का स्रोत जो था वो बढ़ा, तो आप खर्चा अब 2000 रुपया आप कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर हमारी बढ़ गई। और अगर परचेजिंग पावर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु का, आप लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत तो पढ़े ही होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो उस वस्तु का प्राइस भी बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि एक वस्तु जो होता है इसका प्रोडक्शन लिमिटेड होता है, या फिर जो मार्केट में जितना डिमांड था उसके अनुसार हो रहा था, लेकिन इस दौरान लोगों का आय बढ़ा, मार्केट में तरलता इसको बोलते हैं, लिक्विडिटी बढ़ी, पैसे का जो फ्लो था वो बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के डिमांड भी बढ़ेंगे, और वस्तु के डिमांड बढ़ेंगे तो उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं मांग जनित, मांग बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो हुई उसी को बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति या फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रवाह अर्थात तरलता बढ़ जाए, मतलब वही फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए, लोगों का आय बढ़ जाए, तब उपभोक्ता के पास अधिशेष धनराशि बचती है। इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा उपभोग के उद्देश्य से होता है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है। यदि इस बढ़े हुए मांग का सही समय पर आपूर्ति न हो पाए तो मूल्यों में बढ़ोतरी होती है। इसे मांग जनित या मांग प्रेरित इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा का प्रवाह अधिक होने का सामान्य कारण भी हो सकता है आय में बढ़ोतरी, रोजगार में अतिरिक्त अवसर। जैसे कि हमारे भारत में अभी यह अवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में देखिएगा तो यहां रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलेगा तो आय नहीं होगा, आय नहीं होगा तो हमारी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती है। तो एक सामान्य कारण यह हो जाता है हमारे देश में, अर्थव्यवस्था में लोगों का आय बढ़ना। लोगों की आय बढ़ेगी जब वो बिजनेस वगैरह करने लगेंगे, उनको रोजगार मिलने लगेगा, अन्य काम मिलने लगेंगे, तो इससे आय बढ़ता है। बैंकों से आसानी से या फिर कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के सार्वजनिक व्यय में भी बढ़ोतरी आदि होने की वजह से ये स्थिति बनती है। अब अगले में हम लोग आते हैं लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये मार्कर को फैक्ट्री में बनाने में जो कॉस्ट होता था पहले, ये 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्कर बनाने में आपको पता है कि बहुत सारे इसमें मटेरियल वगैरह लगेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह, तब जाकर ये मार्कर तैयार होगा। और उस समय जो इसका कॉस्ट आता था, मान लीजिए 100 रुपीज आता था। इसी मार्कर को बनाने में 2021 में, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल जो सप्लाई किया जा रहा था उसका दाम बढ़ गया, दाम बढ़ेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई जो किया जा रहा था उसका दाम बढ़ गया। तो अगर रॉ मटेरियल जो सप्लाई किया जा रहा है उसका दाम बढ़ेगा तो इसका भी ऑटोमेटिकली जो इसका कॉस्ट है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। मान लीजिए जो अभी जैसे पेट्रोल के प्राइस बोला जाता है ना, कि अगर पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है, डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, तो लगता तो है कि वो इसी का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन नहीं। पेट्रोल और डीजल एक ऐसा गुड्स है या फिर उसको इस तरह से उपयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में कि हर चीज उससे कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। क्योंकि आज के डेट में हर चीज ट्रेवल होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसके लिए ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है।
और मान लीजिए ये मार्कर बनने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट से पहले आ रहा था उस पर जो खर्चा हो रहा था, अब पेट्रोल प्राइस बढ़ने से, डीजल प्राइस बढ़ने से अब जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो इस मार्कर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस वजह से अब मार्कर का जो प्राइस होगा, ये एक कारण ये भी हो सकता है रॉ मटेरियल का दाम भी बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल था अब वो ज्यादा आने लगा, सरकार ने उसको बढ़ा दिया, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो इस मार्कर को बनाने में, ये एक हम मार्कर का एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप जो डेली यूज कर रहे हैं ऑयल वगैरह, सरसों तेल वगैरह, उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो आखिर उसके दाम क्यों बढ़ते हैं इसको भी सोचना जरूरी है, क्योंकि दाम सिर्फ दुकानदार नहीं बढ़ा रहा है, मार्केट में शॉर्टेज उसका नहीं है, बल्कि जो इस प्रोडक्ट को कंपनियां बनाती थी उन्हीं को अब रॉ मटेरियल महंगे मिलने लगे हैं और इस वजह से उसका जो कॉस्टिंग हो रहा था पहले कम हो रहा था, आज के डेट में ज्यादा हो रहा है। पहले ये 100 रुपया बनाने में लगता था, अब 150 रुपया बनाने में लग रहा है। तो मार्केट में बिकेगा तो अलग अलग रेट पर बिकेगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कॉस्ट, लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उत्पादन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी के कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब उत्तर लिखिएगा ना, ये यहां पर लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। उत्पन्न होती है, इसका मांग से अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। यदि कच्चे माल अथवा जैसे इसमें रॉ मटेरियल बनाने में कच्चे माल अथवा किसी अन्य प्रकार के उत्पादन के व्यय में बढ़ोतरी होती है। जो कंपनियां ये मार्कर बनाती थी, सरसों तेल बनाती थी, कार बनाती थी, या फिर कोई गाड़ी बनाती थी, टू व्हीलर बनाती थी, अब जो रॉ मटेरियल का उपयोग करके जो प्रोडक्ट अपना बनाती थी वो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, बिजली बिल का प्राइस बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया। तो जब भी बढ़ोतरी होगी तो इस प्रोडक्ट पर ही वो सारा जाएगा। अब ये प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तब अंतिम उत्पादित वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवा, ये वस्तु पर भी लागू हो सकता है और सेवा सर्विसेज पर। जैसे कि हम आपको टीचिंग कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप सेवा ले रहे हैं डॉक्टर वगैरह से, तो जब वो कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे हम डेली यूज के लिए या फिर इंटरनेट सेवा वगैरह, और जो बिजली एक्सपेंसेस वगैरह है, रेंट वगैरह है, अगर वो बढ़ेंगे तो बिल्कुल उसके साथ अन्य जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट है, जो हम सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी बढ़ेगी। उसी को बोलते हैं लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। उदाहरण के लिए यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाए तो डीजल स्वतः महंगा हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि सरकार भी डीजल बाहर से मंगवाती है। मान लीजिए हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में डीजल या पेट्रोल के जो उसके जो रॉ मटेरियल उसके दाम बढ़ेंगे तो भारत सरकार भी उसके दाम को बढ़ाएगी। और भी कारण होता है जिसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ते हैं। क्योंकि डीजल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाले सबसे प्रमुख ईंधन है, इसके महंगे होने के साथ अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं भी महंगी हो जाएगी। अब एक होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? तो ये जब होता है ये मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो मूल परिवर्तन की वजह से, जैसे कि कभी कभी सुनते होंगे जमाखोरी, काला बाजारी, व्यवसायिक समूहकरण के उत्पन्न होने वाली जो उत्पन्न होती है कारण, उसी की वजह से ये स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति बढ़ती है। क्लियर है? जैसे कि जीएसटी वगैरह लाना भी एक कारण हो सकता है। जीएसटी आया तो अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गई। कभी अभी जैसे 500 और 1000 के जो रुपीस थे कुछ साल पहले इसको बंद किए गए, तो उससे भी जो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन देखा जा सकता है। क्योंकि अब बोलिएगा सर कि 500 और 1000 के नोट बंद होने से कैसे, तो आपको पता होगा कि करेंसी का शॉर्टेज हो गया था, मार्केट में तरलता उपलब्ध नहीं थी, और तरलता अगर उपलब्ध नहीं रहेगी तो उससे क्या होगा, उन वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं, प्रोडक्शन कम होने लगा था। जीएसटी में भी यही हुआ था,
हाँ, जीएसटी और अभी जो ये रुपीस का प्रभाव था वो कम हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन साल 2 साल तो बहुत ज्यादा स्थिति जो था वो खराब था, जो आप महसूस भी किए होंगे। तो ये कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को हमने 3 तरीके से डिफाइन किया। अब दर के आधार पर भी हमने बताया। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में देखिएगा एक साथ सब दे देता है और बहुत सारे टाइप्स के लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें उत्तर लिखना है तो हम सभी को तो शामिल नहीं कर सकते हैं, हमें शब्दों का भी ख्याल रखना है और यह भी कोशिश करना है कि हर प्रमुख चीजें जो अर्थव्यवस्था में देखी जाती है वो सामने आ जाए, तो उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दर के आधार पर मुद्रास्फीति 4 वर्ग में यहां पर बांटा गया है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अब बोलिएगा सर कि यही इसका हिंदी होता है, बिल्कुल इसका उपयोग इसी तरह से करते हैं। वॉल्किंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। रनवे इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति। चौथा होता है हाइपर या फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, चरम मतलब कि आप समझ रहे हैं कि लास्ट स्टेज हो चुका है इन्फ्लेशन का। तो ये नाम से लग रहा होगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत ही साधारण है, बहुत ही आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ये दर के आधार पर, जैसे कि इसका एक रेट होता है, अगर उस रेट से सामान्य है, यहां पर रेट बताया जाएगा आपको कि उसके आधार पर समझ जाना है कि रेंगती है या फिर चलती या फिर भागती या फिर चरम पर है। तो क्रीपिंग, सबसे पहले हम लोग रेंगती हुई मुद्रास्फीति समझते हैं। जब मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर 3% तक होती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होगा अगर 3% तक है तो इसे क्रीपिंग, रेंगती हुई मतलब धीमी गति से, कोई भी अर्थव्यवस्था बिना इन्फ्लेशन के नहीं होती है। कितना भी कोशिश किया जाए किसी भी अर्थव्यवस्था में और खासकर विकासशील देशों में इन्फ्लेशन हर समय मौजूद रहेगा ही और इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा ही। सरकार कोई ऐसा नहीं है कोई कि 100% इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर ले, इसीलिए यहां पर देखिएगा रेंगती हुई इन्फ्लेशन को बोला जाता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहां पर 3% है सामान्यतः। अब ये कहां देखने को मिलता है, तो ये विकसित अर्थव्यवस्था में, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, तो उन अर्थव्यवस्था में यह प्रारूप उपस्थित होता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि हर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होना अनिवार्य भी है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग कायम है एवं उपभोग हो रहा है और आर्थिक समृद्धि भी होती है, ये उसका सूचक है। अब आते हैं वॉल्किंग या ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, जो चलती हुई मुद्रास्फीति है। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति की दर, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो 3 से 10% तक के बीच में होती है। और ये किसकी विशेषता होती है, तो ये विकासशील देशों की, जैसे कि भारत हो गया, के लिए एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि यह मांग, लागत और संरचनात्मक तीनों प्रकार के कारक उपस्थित होते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाना चाहिए, जैसे कि अभी भारत में जरूरी है। तीसरा जो है रनवे इन्फ्लेशन, भागते हुई मुद्रास्फीति। अब यहां पर भागते हुई मतलब कि ये तेजी से, मतलब कि मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ चुकी है। जब मुद्रास्फीति की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 10%, इसको यहां पर इस तरह से लिख भी सकते हैं समझने के लिए शॉर्ट में, 10% से ज्यादा एवं 30% के बीच में, मतलब कि 10 से 30% के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रनवे इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति। और ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 10 से 30% के बीच में इन्फ्लेशन, उस देश की अर्थव्यवस्था में कितना उसका स्थिति खराब हो जाएगा। यह दर्शाता है कि इन्फ्लेशन अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, इसे नियंत्रण किया जाना अनिवार्य है। चौथा जो होता है वो हाइपर या फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, चरम मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति 10 से 30% के बीच होता है ना, तो लगता है कि कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम चरम मुद्रास्फीति, ग्लोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाते हैं, तो मतलब कि समझ जाइए कि बात जो है अपने हाथ से चला गया, अब इन्फ्लेशन हमारे नियंत्रण में नहीं है।
जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाती है तब ऐसी स्थिति को हाइपर या ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यहां लागत प्रेरित, मांग प्रेरित एवं संरचनात्मक तीनों ही कारण अपने चरम पर होते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा दिन होता है, सबसे बुरा समय होता है। जैसे कभी कभी सुनते होंगे कुछ देश ऐसे थे कि अपने यहां उन्होंने तरलता बढ़ाने के लिए करेंसी इतना ज्यादा छापा, इतना ज्यादा कि 1 लीटर दूध लेने के लिए उन्हें बैलगाड़ी में ट्रक से ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे, तब 1 लीटर दूध मिलता था। तो ये चरम इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। मार्केट में इतना भी ज्यादा तरलता नहीं होनी चाहिए कि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसे भी नहीं होने चाहिए कि हर वस्तु को आप कितना मन उतना से खरीद सके, तो वहां पर वस्तु के दाम बेतहास वृद्धि होते हैं और ये चरम इन्फ्लेशन की ओर चला जाता है। क्लियर है? और ये अर्थव्यवस्था का सबसे काला दिन होता है, चरम इन्फ्लेशन, हाइपर या ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या यहां पर पढ़ाया आपको? पहला कि मुद्रास्फीति क्या है, विभिन्न पॉइंट हमने बताया और डायग्राम के आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर हमने समझाया। मुद्रास्फीति के प्रकार, 2 तरह के प्रकार, एक कारण के आधार पर जिसमें 3 प्रकार हमने बताया, मांग के आधार पर, लागत के आधार पर और संरचनात्मक। और फिर हमने दर के आधार पर बताया, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और चरम मुद्रास्फीति। अब हम लोग फाइनली 2 टॉपिक और बचा हुआ है इसमें कि मुद्रास्फीति आखिर क्यों किसी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, और दूसरा कि मुद्रास्फीति होने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण, तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे मांग पक्ष। अर्थव्यवस्था में मांग की वजह से भी, डिमांड होने की वजह से भी, अभी देख भी रहे थे कि लोगों का आय बढ़ रहा था, मांग बढ़ रही थी, तो इन्फ्लेशन वहां पर देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन देखा जाता है। तो कारण वही हम बता रहे हैं कि इसमें 2 पक्ष हम लोग देखेंगे, एक मांग पक्ष और एक देखेंगे हम लोग, आगे मिलेगा आपको, एक पूर्ति पक्ष, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के आधार पर हम लोग दोनों देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं मांग पक्ष के आधार पर। पहला कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब किसी देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, मतलब सरकार बहुत तेजी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब कि लोगों का उससे जो क्रय करने की क्षमता है वो तेजी से वृद्धि हो रही है, और अगर तेजी से वृद्धि होगी तो उनके वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, और वस्तुओं की डिमांड बढ़ेंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बोलिएगा सर कि वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी उतना कर दे जाए। जैसे कि लोगों का आय बढ़ा तो परचेजिंग पावर बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा मेंटेन नहीं हो पाता। एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना तेजी से कि कोई अर्थव्यवस्था एक्टिव नहीं हो पाता है कि लोगों की आय भी बढ़े, परचेजिंग पावर भी बढ़े, डिमांड भी बढ़े और सप्लाई को तुरंत मेंटेन भी कर लिया जाए, क्योंकि सप्लाई वस्तु हर चीज पर निर्भर है, हर चीज का स्रोत है। जैसे कि हम सरसों तेल की ही बात किया जाए तो उसका भी एक लिमिटेशन है उसके लिए, क्योंकि कच्चे माल चाहिए, कच्चे माल उतना उपलब्ध है तब ना हम सरसों की डिमांड अगर बढ़ी है तो हम उसका सप्लाई भी बढ़ा दें, ये भी होगा, लेकिन एक समय लग जाता है इसको मेंटेन करने में। क्लियर है? दूसरा कारण है यहां पर घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार अपनी आय या खर्च के घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति अपनाती है। इसके फलस्वरूप लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, परंतु उत्पादन उस सीमा तक नहीं बढ़ पाता है। इस कारण कीमत स्तर बढ़ जाता है। इसलिए आजकल भारत जैसे देशों में मुद्रास्फीति का कारण क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था। तीसरा कारण होता है सस्ती मौद्रिक नीति। किसी देश में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लोन उपलब्ध करा रहे हैं, बैंक 2%, 3%, 1% पर लोन दे रहे हैं। अब हर कोई सोचेगा कि 1 लाख का हमको 1 साल में 2% मात्र देना है, तो ले लेते हैं लोन, कहां जाएगा? तो सस्ती मौद्रिक नीति होना भी एक कारण है, क्योंकि इससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी, और फिर वस्तु एवं सेवाओं के प्राइस उनकी बढ़ेगी, क्योंकि जिस अनुपात में उनकी आय बढ़ेगी उस अनुपात में आपूर्ति नहीं हो पाती है, सप्लाई नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए प्राइस बढ़ जाती है। चौथा कारण आता है व्यय योग्य में आय में वृद्धि। जो व्यय योग्य, जैसे कि
आप 50,000 रुपया हर महीने कमाते हैं, तो आप एक निश्चित करते होंगे ना कि हम अपने घरेलू सामान खरीदने के लिए एक महीने में कितना खर्चा करेंगे। अब मान लीजिए तय करते हैं कि हम 40,000 रुपया खर्च करते होंगे। अभी आपको एक और अवसर मिला कि चलिए आप पार्ट टाइम भी कुछ ऑनलाइन वगैरह काम, पहले तो आप ऑफलाइन में होती थी तो ऑफिस में जाकर ही काम करते थे, अब शाम का समय और सुबह का समय और रात का समय आपको मिल जाता है, 2-3 घंटे और आप ऑनलाइन काम कर लेते हैं, तो वहां पर भी आपको 20,000 रुपया इनकम हो जाता है। और आप क्या करते हैं कि इसी पर खर्च करने लगते हैं कि आप थोड़ा और खर्चा करने लगेंगे और थोड़ा और क्वालिटी बढ़ाने लगेंगे और अन्य खर्चे करने लगेंगे, तो हमारा इनकम वहां पर बढ़ गया। और ये व्यय योग्य आय, व्यय योग्य मतलब कि जितना हमारा आय प्राप्त होता है, व्यय योग्य की आय क्या होता है, ये हम नेशनल इनकम में बताए भी थे। टैक्स देने के बाद पर्सनल इनकम, जितना मेरा इनकम का स्रोत है 50,000 प्लस 20,000 70,000, इसमें से जितना भी हमने डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स दे दिया, और उसके बाद जो हमको इनकम बचता है इसको व्यय योग्य आय, एक्सपेंडिचर, जो व्यय योग्य आय है, खर्च करने योग्य आय, वही हमें बचता है। अब इसमें देखिएगा व्यय योग्य आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर सरकार यहां पर यह भी हो सकता है कि ये इनकम ना बढ़कर, ये सरकार पहले टैक्स जो हमसे लेती थी 10,000 रुपया मान लीजिए टैक्स पूरा लगता था, अब ये 5,000 रुपया ही टैक्स ले रही है, 5,000 रुपया, तो मेरा व्यय योग्य आय में बढ़ोतरी हो गया। इसीलिए यहां पर एक हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं के डिमांड बढ़ेंगे, और चूंकि पूर्ति उस रेशियो में नहीं हो पाता है, इसीलिए वहां पर मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। काला धन भी एक कारण है, काला धन का कोई हिसाब नहीं होता है सरकार के पास, और ताकि आय पर लगने वाले जो कर है बचाया जा सके। काले धन के स्वामी उस धन को विलासिता की वस्तुएं और दिखावे की वस्तुओं पर खर्च करते हैं, इससे मांग में वृद्धि होती है और कीमतें बढ़ती है। करों में कमी की वजह से अभी हमने बताया सरकार अगर टैक्स को कम कर दे, पहले मान लीजिए सरकार टैक्स लेती थी 10%, अब 5% कर दे, तो 5% का मतलब कि करने का मतलब कि हमारा जो इनकम था वो बचेगा। अब पहले मान लीजिए 10,000 टैक्स देते थे, अब 5,000 टैक्स देना पड़ रहा है, तो 5,000 की हमारी बचत हुई, तो हम उसको अब खर्च करेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। 7वां कारण हो सकता है सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋण में कमी। सरकार जब ऋण लेती है, सरकार जब जनता से कम ऋण लेती है तब जनता के ऋण को वापस कर देती है, तो ऐसे की दशा में जो सरकार ने जनता को ऋण वापस कर दिया, या फिर सरकार को जितनी आवश्यकता था उससे कम ऋण ले रही है, तो जनता के पास जो पैसे हैं अब वो जनता अपने उपभोग के लिए उस पैसे को खर्च करेगी, और ऐसे में वस्तु एवं सेवाओं का डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, फलस्वरूप कीमतें बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि होना भी एक कारण है। किसी भी देश में जब जनसंख्या में बढ़ने की दर उत्पादन की दर से अधिक होती है, ये माल्थस का आपने थ्योरी भी पढ़ा होगा, माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है ये उसी पर आधारित है। अब यहां पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे कि इन्फ्लेशन तो हमने देख लिया कि मांग के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर इन्फ्लेशन के क्या कारण है, मांग पूर्ति के आधार पर। तो मांग बढ़ने का मतलब है कि वस्तुएं सेवाओं के प्राइस बढ़ेंगे। अब जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग कैसे बढ़ती है, तो मान लीजिए एक निश्चित जनसंख्या में निश्चित उत्पादन होता था, अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, लेकिन जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। माल्थस का जो सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि का याद कीजिए कि अगर जनसंख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 हो रहा है, तो उत्पादन का वृद्धि इस तरह से नहीं है। 1 से ये 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है, तो इस आधार पर ये बढ़ रहा है। ये ज्यामितीय विधि हो रहा है, इसमें गुणोत्तर विधि हो रहा है, 2 के मल्टीपल में ये डबल हो रहा है ये सीधा। तो जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस दर से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये दोनों असामान्य हो जाएंगे, तो वहां पर वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी और उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग उस समय
ज्यादा हो चुके हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि वहां पर उस वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। एक अगला कारण है निर्यात में वृद्धि होना भी। निर्यात में वृद्धि होना मतलब कि जो देश में प्रोडक्शन हो रहा है हम दूसरे देश में उसको भेज रहे हैं। जब देश के निर्यात में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप भी कारणों से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। एक तो निर्यात में वृद्धि होने के कारण आय में वृद्धि, क्योंकि निर्यात हम करेंगे तो हमारा पैसे में वृद्धि होगी, इनकम में। और दूसरा, उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक निर्यात होने के कारण उस देश में पूर्ति कम हो जाएगी। मान लीजिए हम देश में उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने से जो मैन्युफैक्चरर है उसका तो इनकम बढ़ रहा है, लेकिन उस वस्तु का कमी उस देश में शॉर्टेज हो जाएगा, उस वजह से उसके कीमतों में वृद्धि होगी। तो ये मांग पक्ष के आधार पर हमने कारण बताया कि मुद्रास्फीति के क्या कारण है। अब पूर्ति पक्ष के आधार पर मुद्रास्फीति के कारण है, मतलब सप्लाई के आधार पर, सप्लाई मार्केट में कितना हो रहा है उसके आधार पर। तो इसमें पहला होता है उत्पादन में कमी होना। पहला कारण ही है कि मुद्रास्फीति बढ़ सकती है अगर मुद्रा मतलब वस्तुओं का, जो उपभोग वाली वस्तुएं हैं, अगर उसका उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन में होने वाली कमी का सबसे मुख्य कारण होता है क्या? तो उत्पादन में कमी होने के कारण है जैसे कि मजदूरों और मालिकों के बीच में लड़ाई झगड़े होने। हमेशा ट्रेड यूनियन वगैरह के बारे में सुनते होंगे, आज ये कंपनी वाले ट्रेड यूनियन जो मजदूर है हड़ताल पर चले गए। आजकल तो बहुत कम हो गया है, लेकिन 90s के दशक के मूवीज में भी आप देखते होंगे और ऐसे भी देखते होंगे। तो ये होता था, अभी बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? कम समस्या, अभी भी उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन सप्लाई, इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए उस वस्तु को बनाने के लिए उसका सप्लाई कम हो जा रहा है, या फिर उसका एक बैग मार्केट में दाम बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है, तो प्रोडक्ट कम मंगा रहे हैं। तो महंगाई बढ़ने की वजह से जो रॉ मटेरियल की वो प्रोडक्ट कम मंगाते हैं, और प्रोडक्ट कम मंगाएंगे तो कम उत्पादन होगा और मार्केट में उसकी कम सप्लाई किया जाएगा, तो प्राइस बढ़ेगा ही। कृत्रिम अभाव भी मुद्रास्फीति का एक कारण यह भी है कि देश में जमाखोर और मुनाफाखोर लोग वस्तुओं को अपने पास जमा कर लेते हैं। जैसे कि अब प्याज का स्टॉक तो मार्केट में है, लेकिन प्याज जमा करके एक व्यक्ति अपने पास रख लिया है। अब वो इंतजार कर रहा है कि जब मार्केट में स्टॉक खत्म हो हम निकालेंगे और महंगे दाम पर बेचेंगे। और देखिएगा एक बार पूरा नहीं निकालता, वो धीरे धीरे निकालता है, और जब वहां पर पुलिस का या फिर रेड पड़ता है तब पता चलता है कि उसके पास तो लाखों टन प्याज या दाल वगैरह पड़े हुए हैं। तीसरा, सरकार की कर नीति। सरकार की कर नीति की वजह से भी निरुत्साहित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जब सरकार इस प्रकार के कर लगाती है, जैसे कि ऊंची दर पर बिक्री कर, उत्पादन कर, बहुत सारे कर सरकार लगाती है, तो आपको पता होगा कि मान लीजिए जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस वस्तु का, उस पर सरकार एक ऊंची दर पर हाई टैक्स रेट लगा देती है। ये लेकिन शराब वगैरह पर लागू नहीं होता है। जैसे कि आप देखिएगा लॉकडाउन में जो शराब के बंद हो गया था, और सरकार उस पर, दिल्ली सरकार या फिर बहुत सारे सरकारों ने 70%, 100% दुगने प्राइसेस ले रहे थे टैक्स लगा के सेल्स के नाम पर, तभी लोग खरीद रहे थे। तो वो उसके लिए नहीं है, ये सामान्य केस के लिए जो हमारी जरूरत की आवश्यकताओं वाली वस्तुएं उसके लिए सामान्यता है कि अगर उसकी ऊंची दर हो जाती है तो उन कंपनियों के द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया जाता है, या फिर न के बराबर हो या फिर बहुत ही कम उसका उत्पादन करते हैं। तो सरकार की कर नीति की वजह से भी ये प्रभाव पड़ा। अगला है खाद्यान्न में कमी भी। जब देश में अनाज, जो दाल है, खाने के तेल वगैरह उत्पादन में कम होने लगता है, सरसों और या फिर जो तेल बनाने वाले जितने भी रॉ मटेरियल है, खाद्यान्न वगैरह, उसका उत्पादन कम होने लगेगा तो प्राइस बढ़ेंगे। खाद्यान्न में कमी होने के कारण, जैसे अब खाद्यान्न में कमी क्या हो सकते हैं कारण? तो वर्षा में कमी हुआ, सही से वर्षा नहीं हुआ, बाढ़ वगैरह आ गए, चक्रवात वगैरह आ गए, फसल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए उस साल, तो इससे एक समस्या उत्पन्न होती है। औद्योगिक झगड़े भी, कई बार उद्योग श्रमिक और मालिकों के बीच में झगड़े होने की वजह से हड़ताल हो जाता है, तालाबंदी हो जाता है, तो इससे उत्पादन ठप हो जाता है, और ठप हो गया तो कमी हो जाएगी और कीमतों में वृद्धि। तकनीकी परिवर्तन होने के कारण भी, विज्ञान, अभी आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है और हर समय नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उस वजह से भी नए नए आविष्कार, तकनीकी परिवर्तन में समय लगने के कारण कई बार उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि तकनीक तो आ गया। अगर एक तकनीक आया है तो जो पहले से मौजूद है उसको इसमें अपग्रेड होना पड़ेगा, तो इसको अपग्रेड होने में समय लगेगा, क्योंकि सभी को प्रशिक्षण जरूरी है, सभी को जानकारी जरूरी है।
बिना जानकारी के आप कैसे परिवर्तित हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें 6 महीने का ही समय लगा, साल भर का, फिर नया आएगा। नया आने के बाद स्थिति बेहतर हो जाती है, जैसे जीएसटी ही मान लीजिए, तो एक नया सिस्टम आ गया जीएसटी में, तो एक नया परिवर्तन समय लगा इसको। ये आने वाला फ्यूचर इससे बेस्ट होता है, लेकिन जब तक ये समस्या बनी रहेगी तब तक तो उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम होगा तो पूर्ति भी कम होगा, पूर्ति कम होगा तो प्राइस बढ़ेंगे। कच्चे माल की कमी भी एक कारण है। प्राकृतिक विपत्तियां भी, भूकंप, बाढ़ वगैरह, तो उत्पादन में कमी हो जाता है, उससे भी। उत्पादन का ढांचा भी बहुत बड़ा निर्भर करता है। कई बार देश में उत्पादन का ढांचा इस प्रकार का बन जाता है कि उत्पादक साधारण उपभोग की वस्तुएं के स्थान पर विलासितापूर्ण, मतलब कि जो विलासितापूर्ण वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि लोग उसका डिमांड करने लगते हैं, और जो साधारण या फिर जो सामान्य वस्तुएं उसको बनाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कमाई कम है, विलासिता वाले वस्तुओं में ज्यादा कमाई है। आज के डेट में ये चीजें हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। वही चीज को अगर देखिएगा, एक मक्का को ही लीजिए, एक किसान बेचेगा, एक रोड पर बेचेगा, तो उसका कोई नहीं खरीदेगा। जब वही मक्का चला जाएगा एक सिंगल पीस, ये 10 रुपए केजी बेच रहा है, तो भी कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इसका एक सिंगल पीस जो कि 200 ग्राम का होता है, यही चल गया रिलायंस फ्रेश में, और वहां पर एक पैकेट में पैक होके बिकेगा, तो देखिए 20 रुपए पीस या 50 रुपए पीस बिक रहा है, तो लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम रिलायंस फ्रेश में आ गए, एक मॉल में आ गए, मॉल में खरीदना हमारे लिए एक तरह से वट पड़ेगा, समाज में प्रभाव पड़ेगा कि ये मॉल में व्यक्ति वो भी मक्का खरीद रहा है। तो इस चीज में लोग जाते हैं और उससे वहां पर महंगाई को बढ़ावा देते हैं। अब रिलायंस फ्रेश वाला ये किसान से जाके खरीद रहेगा डायरेक्ट, और किसान ये 10 रुपए केजी जहां जिसको बेच रहा था, आज ये 50 रुपया में सिंगल पीस बेचने लगेगा। तो इससे क्या होगा, वस्तुएं के दाम बढ़ गए। ये बढ़ने का कोई कारण नहीं था, बस लोगों का अट्रैक्शन वहां पर है कि हम मॉल में खरीद रहे हैं, तो यहां पर खरीद रहे हैं, दिखावा के लिए मोबाइल पर फोटो या फेसबुक में डाल रहे हैं कि हाँ हमने यहां से खरीदारी की है। तो उस वजह से भी तो विलासितापूर्ण वस्तुएं भारी तथा आधारभूत वस्तुएं अधिक बनने लगती है, और उनमें अधिक लाभ मिलता है। कंपनी बनाएंगी भी, रिलायंस फ्रेश बनाएंगे, क्योंकि लोग डिमांड करेंगे, खरीदारी करेंगे। पॉपकॉर्न वही देखिए, पॉपकॉर्न अब मूवी देखने जाइए, एक मक्का का पता नहीं, मक्का कभी रहता है नहीं, 200, 300, 400 रुपया में लोग उसको खरीदते हैं। जब वही घर में मिलता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये स्थिति है। युद्ध वगैरह होने की वजह से भी आपको पता है, भारत और पाकिस्तान, चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो उस समय बहुत सारी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे थे, क्योंकि युद्ध सामग्री के उत्पादन होने लगता है, क्योंकि युद्ध होने लगता है तो युद्ध सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगता है, और उसी पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इससे कीमतें वृद्धि होती है। अंतरराष्ट्रीय कारण भी होते हैं। आजकल हर एक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक देश दूसरे देशों पर, वहां के रॉ मटेरियल पर निर्भर है। अगर रॉ मटेरियल उस देश उपलब्ध नहीं कराता या फिर महंगे रेट पर उपलब्ध कराता है, तो उस देश में जहां पर रॉ मटेरियल आ रहा है तो उससे प्रभाव पड़ता ही है। इसके अलावा सरकार की औद्योगिक नीति भी एक प्रमुख कारण होती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। यदि औद्योगिक नीति प्रतिबंधात्मक है, मतलब कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो पूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सरकार नए उद्योगों की स्थापना पर कड़ा नियंत्रण हो एवं नए उद्योग की स्थापना को हतोत्साहित करे, मतलब कि नए उद्योग तो स्थापित हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही रूल्स है, बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है। आप नए उद्योग स्थापित करने में आपको 5 साल लग जा रहे हैं, तो ऐसी समस्या के कारण उत्पादन में मांग के अनुसार वृद्धि नहीं हो पाती है। इससे क्या होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। 13वां पॉइंट है यहाँ पर, उत्पादन में गतिरोध होना। जब किसी देश में बिजली हो गया, कोयले की आपूर्ति कम, जैसे अभी भारत में कोयले की आपूर्ति कम है, बिजली का आपूर्ति कम होने लगा, बिजली संकट आ गया। अब बिजली संकट आ गया तो उद्योगों को बहुत बिजली जो पूर्ति हो रही थी उसको नहीं हो पा रहा है, तो उत्पादन वहां पर ठप हो जाएगा, प्राइस बढ़ेंगे। तो ये अभी तक हम जो बता रहे थे मुद्रास्फीति के कारण, 2 आधार पर हमने बताया, मांग के आधार पर और लागत आपूर्ति के आधार पर, सप्लाई के बेसिस पर। अब आते हैं, ये तो हमने देख लिया कारण। अब मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या है। अगर मुद्रास्फीति के कारण इतने सारे हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है मुद्रास्फीति होने के बाद, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में है। तो पहला, ऋणी और ऋणदाताओं पर प्रभाव पड़ता है। जो ऋण देने वाले हैं और ऋणदाता जो ऋण लेने वाले हैं, इनको ऋणदाताओं को हानि होती है और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। जैसे कि अब कैसे, तो माना कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपए की राशि 1 साल के लिए उधार पर
ली। एक साल बीतने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ऋण जो 2000 रुपए ऋणदाता को वापस करेगा उसकी वास्तविक लागत मूल्य पहले से कम होगा। मान लीजिए इस उधार को लेते समय इस राशि से 40 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता, परंतु मुद्रास्फीति पश्चात गेहूं की कीमत दुगनी हो गई और अब 80 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता है। इस प्रकार ऋणदाता को इससे हानि होगा और ऋणी को लाभ होगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद दूसरा प्रभाव पड़ता है निवेशकर्ता पर प्रभाव पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। निवेशकर्ता प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, एक वे जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियां या फिर डिवेंचर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत सारे सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह आदि में एक निश्चित आय होती है, पूंजी लगाकर रखी होती है। और दूसरे वे उन्होंने संयुक्त रूप से पूंजी कंपनियों में, मतलब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां होती है उसमें लगा के रखी, हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं। इन दोनों वर्गों में से मुद्रास्फीति के कारण पहले वर्ग को हानि और दूसरे वर्ग को लाभ होता है। अब बोलिएगा सर कि पहले वर्ग को हानि क्यों हुआ और दूसरे वर्ग को लाभ क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर देखिएगा, आपको पता होगा कि जो सिक्योरिटीज होते हैं जैसे कि सरकारी प्रतिभूति, डिबेंचर और बॉन्ड्स वगैरह, इस पर एक निश्चित इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए 8% आपका हर साल का इंटरेस्ट है, तो आपने 10 लाख रुपया लगाया और आपने 10 साल 20 साल के लिए लगा दिया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो जब आपको ये रिटर्न मिलेगा तो उस 10 साल के बाद आपके रुपीस का उतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना महंगाई जिस दर से बढ़ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं, आप शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं किसी कंपनी में, तो वहां पर क्या होता है, शेयर्स खरीदने पर आपको वहां पर डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कंपनी जितना ज्यादा लाभ कमाती है उतना ही आपको वहां पर डिविडेंड मिलता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उन कंपनियों को उतना लाभ भी होता है और आपको उसी के अनुरूप मिलता है लाभ जिस अनुरूप कंपनियां कमाती है। इंटरेस्ट से उनको, रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको कोई मतलब नहीं। कंपनियां जितना लाभ कमाती है उसी के आधार पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जितना कंपनियां लाभ कमाएगी, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो कंपनी को लाभ भी उसी के अनुसार होगा और डिविडेंड भी उसी के अनुसार डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसीलिए उस वर्ग को लाभ होता है। तीसरा प्रभाव यह पड़ता है कि निश्चित आय वाले वर्ग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक श्रमिक है, एक कर्मचारी है, एक अध्यापक है, या फिर जो एक नौकरी पेशा वाले लोग हैं, तो उन पर मुद्रास्फीति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका एक निश्चित आय है। मान लीजिए एक जो श्रमिक है, मजदूर है, वो 200 रुपया डेली कमाता है, मुद्रास्फीति धीरे बढ़ रही है, इसका आय नहीं बढ़ रहा है, इसका आय तो निश्चित है। 200 रुपया में मान लीजिए वो 150 रुपया, 180 रुपया खर्च करता था अपना घरेलू सामान खरीदने में, 20 रुपया इधर उधर अपना खर्चा करता था अन्य बिजली वगैरह और अन्य कामों में। तो अब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, अब 120 के जगह घरेलू सामान खरीदने में उसको अब 250 रुपया 300 रुपया खर्च होने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने घर को कैसे संभाल पाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। क्लियर है? इन्हें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसीलिए यदि आय में वृद्धि हो जाती है तो कीमतों के बढ़ने के कारण वे पहले की तुलना में कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे। अगर मान लीजिए वो पहले 1 केजी चावल खरीदता था, अब उसको ½ केजी ही चावल खरीदना पड़ेगा। 1 केजी तेल खरीदता था, 500 ग्राम 200 ग्राम उसको तेल खरीदना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। चौथा प्रभाव यह पड़ता है कि उत्पादकों का प्रभाव या उद्यमों का प्रभाव पर प्रभाव। उत्पादक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसे मुद्रास्फीति के कारण लाभ होता है। इस वर्ग को होने वाले लाभ के निम्न कारण हैं। जो उत्पादक मतलब कि जो बनाते हैं प्रोडक्ट वगैरह, उनको लाभ होता है मुद्रास्फीति में। क्यों? क्योंकि वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो उनको लाभ ही होता है, क्योंकि वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो उस वजह से उनको लाभ होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है लाभ बढ़ने का, कच्चा माल उन्होंने मुद्रास्फीति से पहले खरीद लिया हो। आज के डेट में यही किया जा रहा है। जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग थे ना, जो खासकर जो प्रोडक्ट वगैरह बनाते थे या फिर बेचते थे, उन्होंने क्या किया, पहले कोरोना आई तो उस समय उसको उतना पता आइडिया नहीं था, लेकिन दूसरी बार उन्होंने उसका खूब फायदा उठाया। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उन्होंने देखा कि जैसे ही मार्केट में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ने लगा तो सप्लायर से या फिर सप्लायर ने ही खुद बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया उस दौरान, और फिर उसको
महंगे दामों पर बेचना प्रारंभ कर दिया। अभी भी देखिए तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और कुछ सामान्य स्थिति बनती आ रही है क्योंकि सप्लाई भी सामान्य होती जा रहा है। तो सप्लायर यही करते हैं, उत्पादक यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो कच्चे माल, इन्फ्लेशन की स्थिति और ये टेंडेंसी पता चल जाती है कि कब ये बढ़ने वाला है कब घटने वाला है, तो उसका वो फायदा उठा लेते हैं। साथ ही जो उद्यमी अथवा व्यापारी ऋण लेते हैं तो उन्हें भी मुद्रास्फीति से लाभ होता है। कृषकों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि वे उत्पादक वर्ग में ही आते हैं। सॉरी, ये प्रभाव अनुकूल होता है लेकिन अनुकूल का ये फायदा नहीं उठा पाते हैं, इनके लिए प्रतिकूल नहीं है एक, क्योंकि अब देखिए कृषक भी एक उत्पादक वर्ग में ही है लेकिन इनको लाभ उतना नहीं हो पाता है क्योंकि ये सीधे प्रोडक्ट कहाँ खुद बेचते हैं, इनके बीच में दलाल आ जाता है ना, एक इंटरमीडिएट पर्सन आ जाता है इसलिए। लेकिन अगर एक अर्थव्यवस्था के आधार पर बोला जाए, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के आधार पर, तो इन्हीं को लाभ मिलना चाहिए था लेकिन वास्तव में ये लाभ इनको नहीं मिल पाता है। मान लीजिए सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो सरसों जो किसान बेचेगा वो उसका भी महंगा दाम बिकने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो जिसके पास वो बेचता है कम दाम पर खरीदता है और जो इंटरमीडिएट पर्सन होता है वो ज्यादा दामों पर बेचता है। जो दलाल, जो मंडी वाले काम करते हैं वो खरीद लेते हैं और फिर महंगे दाम पर वो खुद बेचते हैं और ज्यादा लाभ वो कमाते हैं, किसानों को लाभ उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन जबकि लाभ इन्हें ही मिलना चाहिए था अर्थव्यवस्था के गणित के अनुसार। छठा, मध्यम वर्ग पर भी प्रभाव पड़ता है और मध्यम वर्ग पर जो हानि का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें रहन सहन का अपना एक विशेष स्तर रखना पड़ता है। मध्यम जो मीडियम फैमिली वाले होते हैं उनका हर चीज निश्चित होता है कि ये निश्चित धारा से चल रहा है, आय भी निश्चित होता है, खर्चे भी निश्चित होते हैं, लेकिन इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद सब इधर उधर अटपटा सा हो जाते हैं और सबसे अधिक हानि मध्यम वर्ग को ही सहना पड़ता है। परंतु इनकी आय के साधन निश्चित होते हैं इसलिए वे अपनी वर्तमान आय से अपने जीवन स्तर को कायम नहीं रख पाते, उन्हें कर्ज लेकर या पिछली बचत खर्च करके जीवन स्तर को बनाए रखना पड़ता है। सातवां प्रभाव पड़ता है बचत पर प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो बचत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि मान लीजिए एक सामान्य वर्ग वाला 50,000 इनकम होता था, उसमें से वो करीब 30 से 40,000 रुपया खर्च करता था, 30,000 रुपया। अब महंगाई बढ़ गई तो और इसको खर्चा करना पड़ेगा जितने, क्योंकि जितना इसको आवश्यकता है उतना तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 रुपया, तो इसका बचत पहले 20,000 था, आज 10,000 रुपया हो गया, तो इसके बचत पर प्रभाव पड़ा। कभी कभी तो अगर बचत नहीं है तो उसको ऋण भी लेना पड़ सकता है अपने व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। अगला है रोजगार पर भी प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। जैसे भारत में भी देखिए मुद्रास्फीति की प्रारंभिक स्थितियों में रोजगार का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कीमतों के अधिक होने से उत्पादन भी अधिक करता है, परंतु पूर्ण रोजगार की अवस्था में पश्चात कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है और सर पर दौड़ने वाली मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाती है। इससे लोग वस्तुएं खरीदना कम कर देते हैं जिससे कि मांग कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैल जाती है। अब बोलेगा सर बेरोजगारी यहाँ कैसे फैली, तो बेरोजगारी इस आधार पर कि जैसे कि ये मुद्रास्फीति की बाद की अवस्था है, पहले की नहीं। मुद्रास्फीति के बाद की अवस्था है कि मान लीजिए पहली अवस्था में तो उत्पादक वर्ग को लाभ ही होता है, लेकिन वस्तुओं के दाम अगर बहुत तेजी से बढ़ गए तो लोग फिर एक समय के बाद उसका डिमांड कम कर देते हैं क्योंकि वस्तुओं के दाम कम हो गए। जैसे अब दालचीनी को ही लीजिए, बहुत तेजी से डिमांड इसके बढ़े, डिमांड भी बढ़े तो प्राइस भी बढ़ा, प्राइस लेकिन एक निश्चित के बाद वो मान लीजिए 80 रुपए किलो हो गया, तो लोग अब उसको खरीदना कम कर देते हैं। खरीदना कम कर देंगे तो उत्पादक वर्ग भी इसका उत्पादन कम कर देंगे, और अगर कम करेंगे तो जो इसमें काम में लगे हुए अपने जो रोजगार जिसको दिए हुए थे उनको भी छटनी करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। ऐसी तो ये बेरोजगारी की स्थिति भी ला देता है। इसके अलावा भुगतान संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के समय वस्तु प्रभाव की कीमत प्रभाव बढ़ जाती है, इसीलिए आयात में वृद्धि हो और निर्यात में कमी हो जाती है। और आयात में वृद्धि होना मतलब कि हमारे लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अनफेवरेबल हो जाता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमें खर्चे अधिक करने पड़ते हैं और हमारे आय का स्रोत कम होता है। इसी को बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो निगेटिव में आ गया और भुगतान संतुलन प्रतिकूल, ये अनफेवरेबल हो जाता है। अगला है सार्वजनिक ऋण पर भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं पर किए जाने व्यय बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार अनाज वगैरह उपलब्ध करा रही थी या फिर बिजली वगैरह फ्री में उपलब्ध करा रही थी, गैस सिलेंडर वगैरह,
भले ही फ्री में उपलब्ध करा लेते हैं, लेकिन इनके दाम बढ़ने से भी सरकार के भी खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं, जनता से ऋण लेना पड़ता है और जिससे कि सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो जाती है, तो ये इससे प्रभाव पड़ता है। बैंकों नियंत्रण तथा बीमा कंपनियों नियंत्रण पर प्रभाव। तो मुद्रास्फीति के कारण व्यापारियों, उद्यमों तथा कृषकों की आय में वृद्धि होती है, लेकिन वे लोग अधिक पैसा बैंक में जमा करते हैं, इससे बैंकिंग संस्थाओं का विकास होता है। हाँ, इन्फ्लेशन वगैरह में देखा जाता है कि बैंकों का और जो बीमा कंपनियों वगैरह का खासकर उत्पादक वर्ग के लिए, छोटे मोटे जो मध्यम वर्ग वाले या फिर गरीब परिवार जो है उनसे उनको लाभ नहीं होता है और इनकी संख्या भी लिमिटेड होती है। तो चूंकि मध्यम वर्ग के लिए ही जो अपनी बचत करते हैं उसमें कटौती करनी पड़ती है, तो वहां पर बैंकों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन जो उत्पादक वर्ग होते हैं उनसे ज्यादा पैसे इनमें आते हैं। बीमा कंपनियों का भी विकास होता है। करों नियंत्रण पर प्रभाव। कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार का व्यय काफी बढ़ जाता है, तो सरकार उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा देती है। जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत ही तेजी से हर चीज फ्री में उपलब्ध कराया गया, खाद्यान्न से लेकर वैक्सीन वगैरह बोला जाता है फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन फ्री में कहाँ है, सरकार उसके लिए अलग अलग तरह के टैक्सेस तो हमको बढ़ा दे रही है। पेट्रोल पर टैक्सेस बढ़ने की वजह से उसके प्राइस बढ़े हैं, और भी तरह के टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं जिस वजह से और भी तेजी से और भी प्राइस बढ़ रहे हैं। सेज सरकार बढ़ा दे रही है। बोला जाता है कि वैक्सीन हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्री में करवा रहे हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में ब्रंटले महोदय, आपको याद होगा, जो सतत विकास है, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी सौंपी थी सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें उन्होंने बोला था कि इस पृथ्वी पर मिलने वाला हर एक चीज या फिर कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर एक चीज की एक मूल्य या फिर एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब वैक्सीनेशन वही है, वैक्सीनेशन हमें लग रहा है कि फ्री में है, लेकिन वो वास्तव में फ्री में नहीं है। सरकार कहां से आखिर देगी, कहीं से उसको एडजस्ट तो जरूर कर रही होगी उस पर, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, तो सरकार उसको एडजस्ट करती है, अन्य जगह से टैक्स लेती है, अन्य टैक्स बढ़ाती है। तो मुद्रास्फीति में भी अगर कर नियंत्रण पर प्रभाव पड़ता है और अलग अलग तरह के टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं। इसके अलावा नियंत्रण और राशनिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। तो साधारण उपभोग की वस्तुएं महंगी होने के कारण गरीब लोगों के लिए खरीदना कठिन हो जाता है, इसलिए सरकार कीमत नियंत्रण, उचित मूल्य की दुकानें एवं राशनिंग पद्धति अपनाकर, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज या फिर 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो अनाज वगैरह उपलब्ध करा रही है। तो मुद्रास्फीति आने से सरकार ये व्यवस्था कराती है कि गरीब वर्ग कम से कम कुछ भी अनाज तो उनको मिल जाए। इसके अलावा साधनों नियंत्रण के बंटवारे पर भी प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का साधनों के बंटवारे पर भी प्रभाव पड़ता है। जबकि किसी वस्तु का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है तथा उससे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इससे महंगी वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाता है और सस्ती वस्तुओं का उत्पादन क्या किया जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इससे क्या होता है, इस प्रकार मुद्रास्फीति के साधनों के बंटवारा पर प्रभाव पड़ता है। कुछ नैतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। नैतिक प्रभाव में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति के कारण नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खासकर जो व्यापारिक वर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक धन संचयन करने लगते हैं, वो चाहते हैं अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ती है। जैसे कि अभी कोरोना काल में ही देखें कि बहुत सारे व्यापारी वर्ग ने उसका लाभ उठाया। अभी भी देखिए बहुत सारे व्यापारी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, भले ही वो सस्ते दामों पर खरीदें, लेकिन मार्केट में दाम बढ़ जाता है तो वो महंगे दामों पर बेचते हैं। तो नैतिकता मतलब कि मर जाती है उनकी, वो बहुत ही लोभी लालची टाइप के हो जाते हैं सीधा से। तो यहाँ पर मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट जैसी चीजें बुरी आदतों का सहारा लेते हैं। एक अपनी पुस्तक में एंड्रू डी वाइट ने फैट मनी इन्फ्लेशन फ्रांस में लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति काल में मुद्रा प्रसार के कारण फ्रांस के प्रमुख शहरों में विलासिता तथा दुराचार, जो लूटने की अपेक्षा गंभीर दोस्तें, चारों ओर फैल गए थे। देश में रिश्वतखोरी बढ़ जाता है, नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है, लोग की मानवता पूरा मर जाती है। तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति के कारण होती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं, तो मुद्रास्फीति के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है और उससे भी मतलब कि और अधिक खतरनाक हो जाता है।
सन 1923-33 के बीच में जर्मनी में हिटलर तथा उसकी नाजी पार्टी के सत्ता हथियाने का प्रमुख कारण उस समय विद्यमान मुद्रास्फीति की भयानक बाढ़ थी। डॉक्टर डी बी टूरोनी के अनुसार हिटलर मुद्रास्फीति का दत्तक संतान था, ऐसा उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा भी है। मौद्रिक आय की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जिस समाज में निरंतर मुद्रास्फीति रहती है उसमें निसंदेह शिक्षक, धर्मगुरु या पुलिस का कार्य करने की अपेक्षा सट्टेबाजी या वेश्यावृत्ति अधिक लाभदायक होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने फाइनली पूरा यहां पर कंप्लीट कर लिया है। जो प्रश्न था इसमें तथ्य बहुत सारे हैं क्योंकि हमने हर पॉइंट पर डिस्कस किया। एक तरह से मुद्रास्फीति का एक जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने चर्चा कर दिया है। एक मिनट, ओके तो मुद्रास्फीति को फाइनली हमने यहां पर चर्चा कर दिया। प्रश्न एक बार हम फिर बात कर लेते हैं, क्या था मुद्रास्फीति, क्या है मुद्रास्फीति के प्रकार, तो मुद्रास्फीति के क्या है हमने सारे हर पॉइंट को डिफाइन किया और उसका एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताया भी। मुद्रास्फीति के प्रकार में हमने दो तरह के बताया, कारण के आधार पर और दर के आधार पर। फिर तीसरा हमने मुद्रास्फीति के कारण में हमने दो पक्षों पर बात किया, पहला आपूर्ति पक्ष और दूसरा मांग पक्ष। फिर लास्ट में हमने प्रभाव पर बात किया कि मुद्रास्फीति होने से देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव में हमने 16 पॉइंट लिखा है। तो इन सबको बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, बारीकी से इसको और भी एक बार वीडियो को अगर जरूरत पड़े तो देखिएगा। और अगर कोई डाउट वगैरह तो हमें बताइएगा या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई समस्या है तो या फिर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।